फिजिकल लेक्चर है। तो सर आप उसमें सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादा आते हैं, तो सर आप वहाँ पे क्या पढ़ाओगे? क्या बोल रहे हो? आपका आज अंधेरी सेंटर का सर फिजिकल हाँ, लेक्चर है ना? क्या वन हाँ टू तो थ्री में ना? हाँ 1 से 3 बजे तक ना? हाँ सर। हाँ और हाँ। उसमें सर ब्लू हाउस और रेड हाउस वाले बच्चे आते सर। मैं अकेला ऑरेंज हाउस वाला आता हूँ हर लेक्चर में। नहीं कि किसी भी हाउस का हो, उससे नहीं मतलब है। आपका जो भी डाउट्स होगा ना, इकट्ठा करके ले आना। ओके सर, तो आप डाउट सॉल्व करोगे? हाँ हाँ। सर एक्चुअली क्या है, वो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ ना सर, तो 3:30 को लेक्चर है, तो सर थोड़ा कहाँ? प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कहाँ रहते हो? सर शिवारा गोरेगांव। चौसीवाड़ा में रहते हो? हाँ तो सर थोड़ा लंबा पड़ता है, 45 मिनट लगता है बस आने में। हाँ, तो 3 बजे का जो लेक्चर है वो वहीं से अटेंड कर लेना, ले जाना अपना लैपटॉप मोबाइल जो जैसे भी करते हो। आने की जरूरत क्या है? ओके सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। चलो, आपका आखिरी चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। छोटा सा चैप्टर है बट बहुत अच्छा चैप्टर है। चलो देखो इधर। क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था, फाइव फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में? यस सर। दैट इज बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब अगर बी और ए कांस्टेंट है बट थीटा, उनके बीच का जो एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का, वो अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग डी फाइव बाई डी टी को लिखेंगे कुछ ऐसा, बी इंटू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, ऐसा है ना? बोलो। यस। और अगर बी और ए के बीच का एंगल ओमेगा वेलोसिटी से चेंज कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ ऐसा होगा। फाइव मतलब टी इज इक्वल टू 0 पर जो एंगल बनाएगा, तो इसको लिखेंगे बी इंटू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा बी इंटू ए इंटू ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, मतलब बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, है ना? सो दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक जनरल इक्वेशन हुआ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का।
कहने का मतलब क्या है वो भी समझाते हैं, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। ऐसे समझो, जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे फंडामेंटल डायनमो, उसमें क्या होता था कि ऐसे, याद है ये स्कूल में पढ़ते थे ऐसा कुछ? तो देखो, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। तो इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरा, होगा ना? यस सर। सो ये बी वेक्टर मेरा कांस्टेंट हो गया। अब ये कॉइल अगर रोटेट करेगा तो ये इस कॉइल का एरिया वेक्टर इधर होगा कहीं, और ये एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो किसी मोमेंट पर t इज इक्वल टू 0 पर ये थीटा की वैल्यू 5 है और ये ओमेगा स्पीड से रोटेट करना शुरू किया। तो इसको अगर ओमेगा स्पीड से रोटेट करना शुरू कराएंगे तो ये जो इसके बीच का एंगल 5 है ये चेंज करेगा टाइम के साथ। कैसे? तो ओमेगा टी प्लस 5, समझ रहे हो इस बात को? यस। तो ये कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ जिसमें ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कीप ऑन चेंजिंग। तो इस प्रोसेस से जो ईएमएफ जनरेट हुआ ये ऐसा है। इस ईएमएफ का देखोगे, ईएमएफ मतलब बैटरी, बैटरी का पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज करता हुआ नजर आएगा, है ना? साइन थीटा है तो 0 होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, सब होगा। यस। तो किसी टाइम पर पॉजिटिव है तो दूसरे टाइम पर नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? नो, नेगेटिव कब होगा सर? जैसे साइन थीटा 2 पाई के बाद अपना एंगल, अपना साइन चेंज करता है ना। यस। है ना? तो ये अपना साइन चेंज करता जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिव ईएमएफ। तो ये तो एक तरीका हुआ। वैसे कोई भी ईएमएफ जो पीरियोडिकली टाइम के साथ अपना आई मीन साइन चेंज करता है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है? आया समझ में? यस सर। तो पहले इसको कॉपी कर लो, एक मिनट और रुको, थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। सो दिस ईएमएफ induced in the coil will vary
साइनोसॉइडली और alternating in nature. So any EMF oblique current which changes their sign periodically is known as alternating EMF और करंट। ठीक है, तो सारे अल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट साइनोसॉइडल नहीं होंगे, साइनोसॉइडल तो स्टैंडर्ड वाला होगा ही, बट अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी तरह का वेरिएशन जो टाइम के साथ चेंज होता होगा वो आपका अल्टरनेटिंग कहलाएगा। आई बात समझ में? बोलो सर एक बार एक्सप्लेन करो। जैसे ये अल्टरनेटिंग कहलाएगा, जैसे ये भी अल्टरनेटिंग कहलाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट कहलाएगा। इनफैक्ट ये दोनों डायरेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे इसमें क्या है, करंट कांस्टेंट है और हमेशा पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्ट करंट कहलाएगा। ये इसमें भी क्या है कि करंट हमेशा पॉजिटिव है, इसमें तो क्या है कि करंट कांस्टेंट दिख रहा है ना, इसमें क्या है, ये भी डायरेक्ट करंट कहलाएगा क्योंकि करंट आई ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब करंट डजंट चेंज देयर डायरेक्शन। तो ये भी डायरेक्ट करंट कहलाएगा। लेकिन इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या है कि करंट नेगेटिव है, इतने टाइम में पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो करंट पॉजिटिव अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है पीरियोडिकली, तो इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। आया समझ में? कैसे? तो ये होगा अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि चेंजिंग डायरेक्शन पीरियोडिकली। इसमें भी यही कहानी है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। तो ये दोनों एग्जांपल आपका हो गया अल्टरनेटिंग करंट का। समझे मेरी बात?
तो ये जो लिखा है मैंने, चेंजेस देयर साइन, साइन मतलब डायरेक्शन। क्लियर है या कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आराम से इसको पहले लिखिए। दिख रहा है सबको पूरा? यस। यस।
हो गया, लिख लिया सबने? नो सर, वेट। डन सर। हो गया। यस। अब देखो, अब ये जो हम लोगों ने अल्टरनेटिंग वैल्यूज पढ़ा है, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो, अगर, और इससे पहले तो हम लोग डायरेक्ट करंट डीसी सर्किट पढ़ रहे थे सब कुछ, है ना? तो ये अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, वो सब हम लोग अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, तो कैसे निकालते हैं देखिए। सपोज जो अपने पास है, मतलब जो एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो करेंगे। तो सपोज जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है? तो तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में का जो एवरेज है, वन कंप्लीट साइकिल, टाइम पीरियड मतलब वन कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज करंट है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, साइन वाला कर्व ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं। ड्राइंग कर देता हूँ। सपोज इन जनरल अगर कोई साइन कर्व है, कोई भी साइन कर्व है एक, तो ये 0, ये π/2, सॉरी, ये π/2,
ये पाई और ये 2 पाई। इतना तो मैथ समझ आता होगा, यस सर। है ना? कोई भी साइन का फंक्शन है तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव होगा नेक्स्ट हाफ साइकिल में उतना नेगेटिव होगा। यस सर। मतलब अगर हम एमीटर लगा दें तो इसमें 0 डिफ्लेक्शन दिखेगा। या एमीटर वर्ड को छोड़ो, मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं इसका एवरेज देखूं ओवर अ कंप्लीट साइकिल तो वो 0 होगा। यस सर। तो पहली चीज, सो आई एवरेज, ये तो मालूम है ना एवरेज का सिंबल ऐसा होता है, इज इक्वल टू 0 इन 1 कंप्लीट साइकिल। कोई डाउट? नो सर। इसका मतलब है एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज डिफाइन करने का कोई मीनिंग नहीं है ना? सो एवरेज अगर मुझे निकालना है तो मैं आधे साइकिल का निकालूं, दैट इज आई डी टी फ्रॉम 0 टू t/2 डिवाइडेड बाय t/2। ये हो जाएगा एवरेज ऑफ 1 हाफ साइकिल। होगा? बोलो। बोलोगे? यस सर। ऐसा हो जाएगा। टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, है ना? तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई पाई इंटीग्रल 0 टू t/2 मतलब पाई बाई ओमेगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 dt। इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को इसका? बोलो। सर एक बार बताओगे? हाँ मैं तो बता दूंगा, बट अगर नहीं आता है तो फिर मतलब सिखाना पड़ेगा, या फिर मतलब सीधे रिजल्ट लिख दूं, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ, समझ आया तो ठीक है। सो आई नॉट बाहर, ओमेगा बाहर, पाई बाहर। ये देखोगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है। यस। यस सर। और टी का कोफिशिएंट ओमेगा तो वो डिवाइड हो गया ऐसा। टी का वैल्यू पाई बाई ओमेगा पुट करोगे और टी का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा 1, आई मीन 1 कंप्लीट हाफ साइकिल का, 1 कंप्लीट हाफ साइकिल का ये इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिल जाएगा 2/पाई आई नॉट। ऐसा सब ऐसा, रुको मैं लिख देता हूँ, 2 I0 अपॉन पाई। 2/पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाएगी 0.67 के आसपास, 0.637, 0.637।
सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको दो चीज याद रखना है साइन वाले फंक्शन में। आई एवरेज इज इक्वल टू 0 in one complete cycle. I average is 0.637 of maximum value in half cycle. ठीक है, तो ये कब, जब साइनोसॉइडल फंक्शन है। यहां पर अगर क्वेश्चन में, वैसे आप लोगों को पूछेगा नहीं, कोई रैंडम दूसरा इक्वेशन दे देगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ये कहने का मतलब है। आई बात समझ में? यस। सिमिलरली विथ वोल्टेज ऑल्सो, सिमिलरली विथ वोल्टेज ऑल्सो, वोल्टेज में भी क्या है कि केवल सिंबल चेंज कर रहा है ना। समझ गया मैं क्या बोला? एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू 0 वन कंप्लीट साइकिल में, और एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू 2/π मैक्सिमम वोल्टेज इन हाफ साइकिल में। क्लियर है? सर लेकिन सर्किट में तो फिर जीरो ही हो जाएगा ना। क्या? सर्किट में तो जीरो ही रहेगा ना। नहीं नहीं, सर्किट ऐसे इसका नहीं होता है, अभी सर्किट तक पहुंचेंगे, घबराओ मत। हमारे आपके सबके घर में अल्टरनेटिंग करंट है पूरी दुनिया में। पढ़ते हम लोग डायरेक्ट करंट है क्योंकि उसका मैथमेटिक्स आसान है, समझा जाता है। लेकिन जो एक्चुअल में पावर सप्लाई है पूरे दुनिया में, वो अल्टरनेटिंग करंट ही है। अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट इक्वेशंस ये सब सॉल्व करने का अलग तरीका होता है।
डन सर। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? यस। यस जैसे ये एवरेज 0 होता है तो इस एवरेज का कोई मीनिंग नहीं है ना। मैं आपको लेमैन की भाषा में एक बात बताता हूँ। सपोज ये अगर जस्ट एकदम लेमैन के जैसा उसको तुम, अच्छा ये मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब है। इस बल्ब में ध्यान से समझना, करंट इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, बल्ब को क्या मतलब है, वो तो जलेगा ही ना। यस सर। ये बात समझ रहे हो? बल्ब को, हीटर को, फैन को, किसी को क्या मतलब है, वो तो जलेगा ही, चलेगा ही। तो ये जो अल्टरनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिकली तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, मगर अगर मैं अप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जैसे ये बल्ब एक एग्जांपल है, तो इसमें करंट राइट टू लेफ्ट जाए या लेफ्ट टू राइट जाए, ये बल्ब जलेगा ही। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखें तो ये जो ऊपर एवरेज वैल्यू देख रहे थे, जो वन कंप्लीट साइकिल में 0 हो रहा है, उससे बेहतर एवरेज क्या ऐसा नहीं होगा कि वन कंप्लीट साइकिल में किसी एक रेजिस्टेंस में जितना हीट, जितना पावर कंज्यूम किया या जितना हीट डिसिपेट किया, उतना ही हीट उतने ही टाइम में डिसिपेट करने के लिए जितना डायरेक्ट करंट का जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग इसका एवरेज बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एक और बार बोलो। एक और बात मैं कह रहा हूं, एक अल्टरनेटिंग सोर्स वन कंप्लीट साइकिल में जितना काम करता है की बात कर देते हैं, उतना ही काम करने के लिए उतने ही टाइम में जितना डायरेक्ट करंट के सोर्स की जरूरत होगी, उसको हम लोग उसका एवरेज बोले तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? काम होने से ना मतलब है, जैसा मैंने कहा बल्ब जलने से मतलब है। सोचो इस बात पर, यस सोचो इस बात पर। है ना? तो ये वाला एवरेज ज्यादा मीनिंगफुल है कि एक अल्टरनेटिंग करंट किसी टाइम में, एक कंप्लीट साइकिल में जितना काम करता है, उतने ही टाइम में वही काम करने के लिए जितने करंट, जितने डायरेक्ट वैल्यू ऑफ करंट की जरूरत होगी, वो उसको हम इसका एवरेज बोले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? ठीक है? यस तो इसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। है ना? ऐसा आरएमएस, आप बोलो, तुम लोग बोलो सर तो एवरेज बोलते, आरएमएस नाम क्यों दिया? तो आरएमएस नाम इसलिए दिया कि इसका मैथमेटिक्स एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर है।
रूट मीन स्क्वायर कैसे है, तो देखो कैसे समझाऊं, कोई भी वैल्यू जो काम करेगा, कोई भी डायरेक्ट करंट जो काम करेगा, उसका जो रेट ऑफ वर्क डन होगा dw/dt, वो तो v इंटू वाई होगा। डायरेक्ट करंट में अगर देखें, बोलो, यस सर। डायरेक्ट करंट का पावर v इंटू वाई, तो dw क्या हो जाएगा, v इंटू आई इंटू डी टी। v को आई आर लिखेंगे, तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, खुद से समझना, इस टोटल वर्क डन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर डी टी इंटू आर ऐसा होगा ना। यस सर। और अगर ये डायरेक्ट करंट होता तो इसको हम क्या लिखते, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम टी ऐसा लिखते। यस सर। डायरेक्ट करंट के केस में ऐसा लिखते ना। हाँ सर। तो यहां से समझ में आ रहा है, इसको ऐसे समझो कि ये अगर डीसी होता तो इसको हम ऐसा लिखते, और एसी है तो ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो यहां से दिख रहा है, आर को हटा दोगे अगर, तो ये जो डीसी वाला आई दिख रहा है इज अंडर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड टी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी, ऐसा दिख रहा है। बोलिए। सर ये स्टेप वापस। अरे वापस क्या, ये आर कैंसिल हुआ, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस अपॉन टी, तो आई क्या हो गया, रूट हो गया। लेकिन आपने डीसी और एसी को इक्वल क्यों किया? अरे एवरेज का मतलब क्या बताया, कि जो काम एक अल्टरनेटिंग करंट एक टाइम पीरियड में करता है, उतना ही काम एक डायरेक्ट करंट वन टाइम पीरियड में करेगा, तो कितने करंट की जरूरत होगी, वही इस एसी का डीसी में रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगा, यस। है ना। तो जितना काम अल्टरनेटिंग वाला किया, इतना काम डायरेक्ट वाला करने में जो आई की जरूरत होगी, वो आई यही होगी ना। यस। और मैथमेटिकली ये क्या दिखता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, तो इसका नाम हम लोग मैथमेटिकली आरएमएस कहते हैं। अदरवाइज सो मैथमेटिकली देखा जाए, यही चीज वी के लिए भी है, वी आई सब के लिए। सो मैथमेटिकली इट रिप्रेजेंट आरएमएस वैल्यू, है ना। तो इसको हम लोग आई आरएमएस कहते हैं। So mathematically it represents रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसीलिए आरएमएस कहते हैं। अदरवाइज कॉमन सेंस के डेफिनेशन के हिसाब से कहेंगे तो द corresponding value of direct current which would have done the same amount of work as being done by alternating current in one time period is called RMS value. क्लियर है? यस। सो फिजिकल मीनिंग इसका ऐसे लिख लो। So root mean square value of AC is that value of steady current, मतलब DC, which would have generated the same amount of heat in a given resistance in given time. ऐसा क्लियर है? यस। तो ये एक जनरल आरएमएस का डेफिनेशन हुआ।
अब कैलकुलेट करते हैं कि ये होगा कितना। तो जैसे रुक जाओ अभी, इसी एसी में जहां पर मेरे पास आई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मूले से आई आर एम एस मेरा हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी। यही होगा यस तो अंडर रूट 1 बाई टी इंटीग्रल ऑफ, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, ऐसा होगा। यस सर। तो अब ये इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए नहीं है, मतलब मैं क्या मैं 2 मिनट में कर दूं। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, इस सब का वैल्यू √2 1/√2 के बराबर होगा। तो आई आर एम एस इज पीक वैल्यू अपॉन √2। ये करंट वोल्टेज सबके लिए एप्लीकेबल है। इन जनरल RMS value is equal to peak value upon √2। ठीक है, जैसे वोल्टेज का भी VRMS होगा तो क्या होगा V नॉट अपॉन √2। ठीक है, तो याद रहे साइनोसॉइडल साइन कॉस का फंक्शन अगर दिखे तो RMS वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। एकदम रट लो इसको, कॉपी कर लीजिए।
डन सर। लिख लिया होगा सबने? यस। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाला, बताइए मुझे जल्दी।
डन सर। हो गया सबका? यस इजी था, बताने की जरूरत नहीं है। खाली वैल्यूज लिख। केवल इक्वेशन देख के वैल्यू बताना है ना। हाँ सर। ये हो गया पीक वैल्यू, है ना, और आरएमएस वैल्यू हो गया 220, यस एवरेज वैल्यू हो गया 0, है ना, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ट्ज। हाँ, यहाँ ओमेगा दिख रहा है 314, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, that is 2 into 3.14 divided by 314, है ना। यस तो 1/50, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं। सर एवरेज वैल्यू में मेंशन नहीं किया ना कि 1 साइकिल का देखना है नहीं half नहीं, cycle। एवरेज 1 साइकिल का ही होता है, बाकी किसी का होगा तब मेंशन करेगा, Yes, sir. है ना। अदरवाइज एवरेज मीन्स 1 कंप्लीट साइकिल। क्लियर है? Yes, sir. एक और, ये थोड़ा सा ही, बट ये करके बताइए मुझे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगेगा, बट इजी है, सबका होना चाहिए।
डन क्या आंसर आया? आई नॉट टी अपॉन रूट कितना? देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो गलत है, वो फॉर्मूला साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए है। मुझे अगर IRMS चाहिए तो अंडर रूट इंटीग्रल I स्क्वायर dt अपॉन टी 0 to t, ये होगा रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। तो ये क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर इंटू स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर dt का इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T डिवाइडेड बाय T, ऐसा होगा। यस तो इस आई नॉट को बाहर ले लीजिए, इस T को भी बाहर ले लीजिए, तो ये दोनों चला गया। रूट के अंदर बच गया मेरा 1/t इंटीग्रल टी स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, ऐसा होगा। यस तो ये हो गया आई नॉट अपॉन टी, रूट के अंदर 1/t और टी स्क्वायर का t³/3, लिमिट पुट करने के बाद यही होगा ना। तो ये कुछ ऐसा मिला, आई नॉट अपॉन टी इंटू t/√3, तो मिल गया आई नॉट अपॉन √3। यही आंसर आया था या कुछ और? मुझे न्यूमरेटर में कैपिटल टी भी आ रहा था। नहीं, कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। बोलिए। यस सर। ठीक, अब आते हैं हम लोग AC सीरीज सर्किट पर। ध्यान से सुनना। फर्स्ट, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है, ठीक है, सबसे सिंपल यही हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ये एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को एक AC सोर्स से कनेक्ट किया है। तो जैसे DC सोर्स में कैसे एक बैटरी रहता है, बड़ा वाला डब्बा, फिर छोटा वाला लाइन, बड़ा लाइन और छोटा लाइन, वैसे ही AC सोर्स का सिंबल ऐसा है, ठीक है। और इसका इक्वेशन दिया हुआ है V = V0 साइन, कुछ भी हो सकता है, जनरल लिख देता हूँ, ω/t+5, और ये रेजिस्टेंस R है। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसमें अगर हम लूप रूल लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, V
minus IR, this is equal to 0. So I is V by R, that is V naught by R sin of ओमेगा टी प्लस फाइव, यही करंट मिलेगा मुझे, है ना। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट है, ये बात समझ आई। यस तो इसका क्या मतलब हुआ कि करंट थ्रू रेजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दोनों सेम फेज में है ना। मतलब जब करंट मैक्सिमम हो रहा है तब वोल्टेज भी मैक्सिमम हो रहा है, उसी पॉइंट पर होगा ना। जब V मैक्सिमम होगा तो I भी मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. तो इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलेंगे कि बहुत काम का चीज है, बोथ करंट I and voltage across resistor V are in same phase। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर वो फेजर डायग्राम एक बार एक्सप्लेन करो। फेजर डायग्राम ये है कि वोल्टेज जिस फेज में है, जिस फेज में मतलब जिस टाइम पर V मैक्सिमम होगा, आई भी उसी फेज में है। फेज मतलब ये तुम लोग यही फेज कहलाता है ना, यही फेज कहलाता है ना। यस। तो V और I के फेज में कोई फर्क नहीं है। तो इस फेजर डायग्राम में V वेक्टर जहां है, I वेक्टर भी वहीं पर है, उसी लाइन में, सेम फेज में, सेम एंगल के साथ, है ना। ये मतलब हुआ। अभी प्योरली कैपेसिटर, प्योरली रेजिस्टर देखेंगे तो आपको फेज का मीनिंग और समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है, क्योंकि उसमें फेज चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं हुआ तो आपको एक ही जैसा लग रहा होगा। तो आई बात समझ में? अच्छा, हाँ, डायग्राम के हिसाब से मुझे यहाँ ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी प्लस 5 लिखना चाहिए था। ठीक है, समझाने के लिए आसान होता अगर मैं केवल ओमेगा टी का एक्सप्रेशन लेके चलता तो लिखने में आसान होता। तो केवल ओमेगा टी ही ले लेता हूँ। रुको, तुम लोगों को और ज्यादा क्यों मेहनत कराऊं। इस एक्सप्रेशन को जनरल नहीं लेके ओमेगा टी मान लेते हैं अपने मन से। तो यहाँ वाला एक्सप्रेशन में भी 5 नहीं आएगा ना, केवल ओमेगा टी आएगा। ठीक है, और 5 रहेगा तो 5 भी आएगा। तो ये जितने एंगल जो जिस फेज में है, करंट भी उसी फेज में है। इसको लिख चुके हो, 2 मिनट में समझ जाओगे अभी नेक्स्ट वाले में ही। आगे बढ़ो। प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट का मतलब है कि सर्किट में एक कैपेसिटर है और एक अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो ये मेरा एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, ओमेगा टी ही रखता हूँ। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का सोर्स है, और ये मेरा कैपेसिटर है। इसमें करंट I फ्लो हो रहा है जिस समय इस पर चार्ज मान लो Q है, कैपेसिटेंस C है। इसमें अगर लूप रूल लगाएंगे तो ऐसा लिखेंगे V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। लिखेंगे? बोलो। यस। अच्छा, अब जो करंट होगा वो dq बाई dt होगा। होगा, दैट इज सी वी नॉट ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ऐसा लिखेंगे? बोलो। यस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं? बोलिए। नो। नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो करंट का इक्वेशन मेरा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ठीक से लिखता हूं तो समझोगे। V नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, ठीक करता हूं अच्छे से, V नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, और इसको
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए। यस ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसको कंपेयर करना मुझे आसान हो गया। कंपेयर करना किससे आसान हुआ? तो देखो, दो चीज अगर हम याद कर लें कि रजिस्टर की जगह ये है ना, और यहां पर एक पाई बाई 2 फेज आगे है, तो हम लोगों को ये दो चीज याद रखनी है, क्योंकि बार बार इतना मैथमेटिक्स करने नहीं बैठेंगे। तो ये दोनों को याद रखना है। तो क्या है कि रेजिस्टेंस के जैसा, ऐसे समझो, जैसे रेजिस्टेंस वाला आर में कोई दिक्कत नहीं होती, रेजिस्टेंस वी बाई आर तो सबको याद रहता है ना। यस तो कैपेसिटर का कैपेसिटेटिव रेजिस्टेंस इज 1 बाई ओमेगा सी, ये याद रखना है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि कैपेसिटर का करंट उसके वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे रहता है। सिर्फ ये दो बात आपको याद रखनी है, ठीक है? यस सर। बीच का सब भूल भी जाओगे चलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी टू थिंग। फर्स्ट, एक्स सी is equal to 1 by omega c is called कैपेसिटेटिव रेजिस्टेंस। एक चीज ये याद रखनी है। दूसरा, आई सी, दैट इज करंट थ्रू कैपेसिटर, या करंट इन सर्किट लिखने दो, ज्यादा अच्छा है। करंट इन सर्किट इज पाई बाई 2 फेज ahead of voltage across कैपेसिटर। ये याद रहेगा, दो बातें, है ना? सर मतलब खाली कैपेसिटर क्या क्रॉस ही रहेगा, मतलब पूरे सर्किट में फेज में रहेगा? नहीं, पूरे सर्किट में खाली कैपेसिटर ही है और कुछ है नहीं। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। पहले केबल रेजिस्टेंस वाला सीखा, फिर अभी केबल कैपेसिटर वाला सीखा, फिर केबल इंडक्टर वाला सीखेंगे, फिर इसको कंबाइन करके देखेंगे कि रेजिस्टर कैपेसिटर दोनों है तो क्या होगा, है ना? यस तो उसके लिए धीरे धीरे 1 बाय 1 सिखा रहा हूं और कुछ नहीं। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ऐसा फेजर डायग्राम होगा। देखो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये जो सप्लाइड वोल्टेज था मेरा, उस सप्लाइड वोल्टेज से करंट पाई बाई 2 फेज आगे है, ये 90 डिग्री है, ठीक है? इसका देखो, वोल्टेज जब 0 था तो करंट मैक्सिमम था, पाई बाई 2 फेज आगे है। चमका कुछ? यस जल्दी कॉपी कर लो। प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। सर हाँ, वोल्टेज के जीरो होने से करंट मैक्सिमम कैसे होगा? वोल्टेज के 0 होने से नहीं, जिस समय वोल्टेज 0 है उस समय मैक्सिमम है। देखो यहां पर वोल्टेज साइन का फंक्शन है, तो साइन जब जिस समय 0 होगा उस समय कॉस मैक्सिमम होगा। वोल्टेज साइन का फंक्शन है और करंट कॉस का फंक्शन है, दिख रहा है इक्वेशन में? यस यस कॉपी कर लीजिए।
डन सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। थर्ड, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। मतलब सर्किट में एक इंडक्टर है और एक अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है और ये एक साइनोसॉइडल सोर्स है। ठीक है, जो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, हम इसमें लूप रूल लिखेंगे तो देखिए ऐसा लिखेंगे V माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। याद आया सेल्फ इंडक्टेंस? यस सर। तो ये मेरा हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल सॉरी माइनस एल डी आई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू 0। सो L into di is equal to V naught sin omega t dt, ऐसा होगा। So di is equal to V naught upon L sin omega t dt, ऐसा होगा। होगा। यस। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो I इज इक्वल टू V नॉट बाई ओमेगा इंटू एल। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस होता है। यस सर। बोलो, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं। तो हम इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, मुझे तो उससे कंपेयर करना है। तो I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो तो ये वही एक्सप्रेशन हुआ। एल है, ये यही एक्सप्रेशन हुआ। यस सर। तो आपको सिर्फ दो चीज याद रखना है। एक कि इंडक्टेंस में रेजिस्टेंस के जैसी जो चीज होती है उसका वैल्यू ओमेगा एल होता है, और दूसरा करंट थ्रू इंडक्टर पाई बाई 2 फेज पीछे रहता है वोल्टेज से, है ना? अगली बात समझ में, लैग्स बिहाइंड वोल्टेज
बाई फेज पाई बाई 2, है ना। ये दो बातें आपको याद रखनी है। बीच का डेरिवेशन सब मिस कर गए चलेगा, मतलब मिस कर गए मीन्स मिस नहीं करना है, बट नहीं ध्यान है तो भी आउटकम इसका यही दोनों है, समझे। यस। तो इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम ऐसा होगा। ये वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, और अप्लाइड वोल्टेज पाई बाई 2 फेज था, तो ये इस पाई बाई 2 फेज से पाई बाई 2 सॉरी ओमेगा टी फेज से पाई बाई 2 पीछे हो गया, ठीक है। यस। ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो इंडिविजुअल यही तीन चीजें हो सकती हैं, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। इस तीन के अलावा चौथा कुछ तो हो नहीं सकता। अब क्या हो सकता है, इसी तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आर और सी का हो, ओमेगा और सॉरी आर और एल का हो, एल और सी का हो, तीनों हो, यही सारी बातें हो सकती है। यस सर। अब जो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें सिर्फ ये फेजर डायग्राम से हमारा काम चलता जाएगा, बड़े बड़े डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। यस तो इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सर, यहाँ पे एल इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। हाँ, एल इन एक्स एल इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसको कॉपी कर लीजिए, जिस जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं।